हेलो दोस्तों, अगर आप AIBE 20 की तैयारी कर रहे हो जिसकी रिसेंटली ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डेट रिलीज की है और एग्जाम आप जानते ही होंगे 30 नवंबर 2025 को होने वाला है। उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हो तो ये वीडियो देखना मत भूलो और इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपके AIB का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से अक्सर 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस। ऐसे ही और वीडियोस हम बनाएंगे जिसके अंदर MCQs होंगे। ऐसे MCQs जो आपके AIB एग्जाम्स में आते हैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया जाएगा कि क्या क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर आपको कैसे ढूंढना है और आप प्रैक्टिस करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका जो भी स्कोर हो वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रीएम्बल है वो इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है। वो कहता है कि इंडिया ऑप्शन ए डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक है, या फिर ऑप्शन बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ऑप्शन सी फेडरल सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ABC में से कोई राइट आंसर नहीं है। आपको मैं 5 सेकंड्स देता हूं, अपना करेक्ट आंसर को चूज करिए। गाइस चूज फास्ट, सोचो व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए राइट आंसर इज ऑप्शन बी सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अगर आप इंडिया का प्रियम्बल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India in a sovereign socialist secular democratic republic। हाँ, अगर आप 1949 वाला कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वहां पे था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये जो दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट और सेकुलर ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। सो आई होप आपको राइट आंसर समझ में आया होगा। सो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डील करता है। 5 सेकेंड्स फटाफट सोचिए। राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल बताता है। आई होप दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और आपको आंसर पता होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल 14। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 के अंदर हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट्स में आपके पास मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से आर्टिकल 14 जो है बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। सो आई होप आपको राइट आंसर पता लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिन्हें आप DPSPs भी कहते हैं आर वो क्या है। क्या वो एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट है, क्या आप उन्हें, इसका मीनिंग होता है कि आप कोर्ट में जाके उनको लागू करवा सकते हो। ऑप्शन बी कहता है नॉन जस्टिसिएबल बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, यानी कि क्या आप उनको मतलब कि आप उनको यूज नहीं कर सकते हो जस्टिस पाने के लिए। यानी कि अगर मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट है वो वायोलेट होता है, उसकी वायोलेशन पे आप सीधा आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। क्या DPSP के वायोलेशन पे भी आप सीधा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ऑप्शन सी जुडिशियल एनफोर्सिएबल, क्या DPSP जुडिशली एनफोर्सिएबल है यानी कि कोर्ट उसे एनफोर्स करवा सकता है। ऑप्शन डी ऑप्शनल फॉर द स्टेट, या फिर स्टेट के लिए वो ऑप्शनल है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा ट्रिकी है, ऑप्शंस भी आपको ट्रिकी लग सकते हैं बट आई एम गिविंग यू 5 सेकंड्स एंड चूज द राइट आंसर।
वेल द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए अगर हम बात करें डीपीएसपी की, डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, यानी कि पार्ट 4 में आपको डीपीएसपी मिलेंगे। और डीपीएसपी आपके जो स्टार्ट होते हैं 38, नो नॉट 38 एग्जैक्टली, डीपीएसपी आपके स्टार्ट होते हैं 36 टू 51, ये डीपीएसपी के आर्टिकल्स हैं। और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि अगर आप कोई भी डीपीएसपी को लागू करवाना चाहते हो, यानी कि आप उससे जुडिशियली एनफोर्सेबल नहीं करवा सकते, नॉन जस्टिसेबल है। अगर कोई डीपीएसपी पे सरकार काम नहीं करती है तो इसके लिए सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते हो और कह सकते हो कि मुझे न्याय दिया जाए, डीपीएसपी के हिसाब से मेरे को जस्टिस दिया जाए, दैट्स नॉट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहा गया था डीपीएसपी आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। इसे आपको देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। इन्हें बी आर अंबेडकर ने, बी आर अंबेडकर सर ने भी कहा था कि डीपीएसपी दो दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर बट वेरी फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। आई होप आपको राइट आंसर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम, यानी कि जुडिशियल रिव्यू जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो कहां से बोरो किया गया है, कहां से उधार लिया गया है। 5 सेकेंड्स सोचिए गाइस। ऑप्शन ए कहता है यूएसए, ऑप्शन बी कहता है यूके, ऑप्शन सी कहता है कनाडा एंड ऑप्शन डी कहता है आयरलैंड। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। आई नो इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन बट द आंसर इज ऑप्शन ए यूएसए। गाइस यूएस के अंदर एक केस हुआ था मैरबरी वर्सेस मेडिसिन। अब ये हुआ था 1803 के अंदर, यानी कि हमारी आजादी से पहले की बात है। वहां पे जुडिशियल रिव्यू का प्रिंसिपल लाया गया था, स्टैब्लिश पहली बार अडॉप्ट किया, मतलब कह सकते हो कि आप पहली बार स्टैब्लिश प्रिंसिपल किया गया था जुडिशियल रिव्यू का यूएस के मैरबरी वर्सेस मेडिसिन के केस के अंदर। और उसके बाद से बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके यानी कि इसको बोरो कर लिया है, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है। सो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि ऐड की गई इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। तो इसका मतलब क्या पता लगता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पहले पार्ट नहीं थी, उन्हें बाद में ऐड किया गया। अब ऐड करने के लिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐड करना है या फिर डिलीट करना है, उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है। अब अमेंडमेंट के लिए एक आर्टिकल है, मैं आपको यही बता देता हूं, 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप पढ़ लेना। तो उसके हिसाब से आपको, यानी उसको यूज करके आप अमेंडमेंट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यहाँ पे अभी तक वैसे 100+ अमेंडमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूछता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन सी 52nd अमेंडमेंट एक्ट एंड ऑप्शन डी 86th अमेंडमेंट एक्ट। 5 सेकेंड्स। वेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी जी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे ही फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। सो आप क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विच आर्टिकल एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आप पार्ट 3 देखें, पार्ट 3 के अंदर रिट्स का प्रोविजन है, यानी कि एक आर्टिकल है जो रिट्स के बात करता है। रिट्स बहुत तरह की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरी, को वारंटो एटसेट्रा, 5 तरह की रिट्स होती हैं। तो इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास, उससे पहले मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं आपके लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 32,
option B Article 226, option C Article 136, and option D Article 124. 5 seconds, choose the right answer. Guys, right answer is Article 32 of the Indian Constitution, जो पार्ट भी है फंडामेंटल राइट का. सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि आप, मतलब आपको पावर देता है कि आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 का यूज करके अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकते हो अगर आपके कोई भी फंडामेंटल राइट का वायोलेशन होता है तो. आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की बात करता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है. तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है वो किसने बनाया था, प्रोपाउंड किया था. ऑप्शन ए मोंटेस्क्यू, ऑप्शन बी एविडाइसी, ऑप्शन सी रूसो, एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल. 5 seconds, choose the right answer. Guys, the right answer is option B A.V. Dicey. A.V. Dicey ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. इसके अंदर उन्होंने एक रूल प्रोपाउंड किया था जिसे कहा गया था रूल ऑफ लॉ, यानी कि नोबडी इज अबाउ द लॉ, एवरीवन नीड्स टू फॉलो द लॉ, नोबडी इज बियॉन्ड द लॉ. तो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट एवी डाइसी ने प्रोपाउंड किया था अपनी बुक में जो पब्लिश हुई थी 1885 के अंदर. तो आपको राइट आंसर मिल गया होगा. क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट अब क्या चीज नहीं है. 4 ऑप्शन है. ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम, एंड ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. इनमें से ये 4 राइट्स यहां पे दिए गए हैं, उनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है. 5 सेकेंड्स. द राइट आंसर इज राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19 का पार्ट हुआ करता था और उसके अलावा आर्टिकल 31 का के अंदर भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी. 19 में अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो 19 के 1 के एफ की बात है. तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई थी और आर्टिकल 31 भी राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था. इसको लेके बहुत डिबेट चली हमारे कोर्ट्स के अंदर. बार बार कोर्ट्स के सामने एक क्वेश्चन आ रहा था जब लैंड रिफॉर्म्स लाए गए. उसके बाद आपने देखा होगा केशवानंद भारती वाला केस भी हुआ था. उसके बाद हमारे पार्लियामेंट ने बार बार परेशान होने से बढ़िया आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को और आर्टिकल 31 को फंडामेंटल राइट की श्रेणी से उठाया और आर्टिकल 300 कैपिटल ए में बना दिया. यानी कि आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है बट एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. ऐसा नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशन से ही हटा दिया गया. राइट टू प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज भी है बट वो आर्टिकल 300 कैपिटल ए के उसमें है, बट फंडामेंटल राइट के चैप्टर में से उसे हटा दिया गया है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. Which schedule of the Indian Constitution contains the list of languages recognized by it? अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके पास ना स्केड्यूल्स हैं जिसे आप हिंदी में आएंगे श्रेणियां बोलते हैं. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर व्हाट स्केड्यूल्स आर कॉल्ड. तो टोटल इसके अंदर जो स्केड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है 12 स्केड्यूल. ओरिजिनली 8 थे, 4 स्केड्यूल बाद में ऐड किए गए हैं. तो उसमें है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्केड्यूल के अंदर लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस दे रखी हैं जो रिकॉग्नाइज बाय इट है, रिकॉग्नाइज बाय कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, वो किस स्केड्यूल के अंदर लिखी है. ऑप्शन ए 6 स्केड्यूल, ऑप्शन बी 7 स्केड्यूल, ऑप्शन सी 8 स्केड्यूल, ऑप्शन डी 9th स्केड्यूल. 5 seconds.
द राइट आंसर इज 8th स्केड्यूल। 8th स्केड्यूल के अंदर आपको इंडियन लैंग्वेजेस की लिस्ट मिलेगी जो टोटल 22 टोटल 22 लैंग्वेजेस 8th स्केड्यूल के अंदर मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हु हैज द पावर टू प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी। देखिए, इमरजेंसी इंडिया के अंदर कौन लगा सकता है, किसके पास ये पावर है कि वो इंडिया में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर पाए। ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 5 सेकेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आई मीन 5 सेकेंड्स, वेरी इजी। ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट का ये सोल पावर नहीं है। ही नीड्स टू कंसल्ट विद द कैबिनेट एंड व्हाटएवर द कैबिनेट सेज प्रेसिडेंट नीड्स टू असेंट। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर नेशनल इमरजेंसी रिवोक करनी है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट रिवोक कर सकती है। रिवोक मतलब कि उस नेशनल इमरजेंसी को हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म सेक्युलर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स। अब सेक्युलर का मीनिंग क्या है, बहुत आप देख ही रहिएगा आज के जमाने में, स्पेशली 2025 के अंदर यानी 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया के अंदर सेक्युलर को लेके बहुत डिबेट है कि क्या सेक्युलर है, सेक्युलर का मीनिंग क्या है। क्या सेक्युलर, जिसे आप हिंदी में कहते हो धर्मनिरपेक्ष, क्या सेक्युलर का रियल मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऑप्शन ए इंडिया इज एन एथियस्ट कंट्री। क्या इंडिया का कोई धर्म ही नहीं है, मतलब इंडिया भगवान में ही नहीं मानता। ऑप्शन बी स्टेट हैज इट्स ओन रिलीजन। क्या स्टेट का एक अपना रिलीजन है। ऑप्शन सी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। क्या इंडिया सभी रिलीजन को समान रिस्पेक्ट देता है। या ऑप्शन डी रिलीजन कंट्रोल्स द स्टेट, या फिर रिलीजन स्टेट को कंट्रोल करता है। 5 सेकेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको 5 सेकेंड्स भी चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 सेकेंड्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। देखो, इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो अदर्स कंट्रीज से हटके है। अगर मैं बात करूं यूएसए की, यूएस का सेक्युलरिज्म, फ्रांस के सेक्युलरिज्म, इंडिया का सेक्युलरिज्म, तीनों अलग अलग बात करते हैं। यूएस कहता है कि चर्च एंड स्टेट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हम चर्च के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे और चर्च स्टेट के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। फ्रांस कहता है कि भाई जो हमारा सेक्युलरिज्म है, क्या पब्लिक प्लेस पे कोई भी रिलीजन डिस्प्ले नहीं कर सकते हो, एनी रिलीजन। तो आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी वीडियोस आई हैं कि वहां पे हिजाब को लेके और सिख लोगों की टर्बन को लेके बहुत बार इश्यूज फ्रांस के अंदर ऐसे हुए हैं। बट इंडिया बिल्कुल अलग है। इंडिया कहता है कि वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, कोई भी रिलीजन हो हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारा सेक्युलरिज्म ये है। तो आई होप आपको इंडिया का सेक्युलरिज्म समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, which article of the Indian Constitution provides for the impeachment of the president। अब प्रेसिडेंट को impeach मतलब यहां पे मैं आपको सिंपल लैंग्वेज बता देता हूं, रिमूव करना। कौन से आर्टिकल के थ्रू आप प्रेसिडेंट को उनके पद से यानी कि उनकी सीट से रिमूव कर सकते हो। प्रोसेस बहुत लंबा होता है और आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, क्योंकि ये ना ही सिर्फ लंबा प्रोसेस है बल्कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस भी है। 5 सेकेंड्स, उससे पहले मैं एक बार ऑप्शन पढ़ देता हूं आपके लिए। ऑप्शन ए आर्टिकल 56, ऑप्शन बी आर्टिकल 58, ऑप्शन सी आर्टिकल 61, ऑप्शन सी आर्टिकल 61, ऑप्शन डी आर्टिकल 72। 5 सेकेंड्स। बहुत ही सिंपल है। अगर हम इम्पीचमेंट की बात करें, इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 के अंदर हमें मेंशन किया गया है कि हम मींस पार्लियामेंट। हम मतलब ये नहीं कि हम आएंगे रोड पे और उठा के पार्लियामेंट को उनकी सीट से हटा, मतलब प्रेसिडेंट को उनकी सीट से हटा देंगे। नो, पार्लियामेंट कैन इम्पीच। अब पार्लियामेंट कैसे इम्पीच कर सकती है, उसके लिए एक सेपरेट सेशन बनाते हैं
कभी कि पार्लियामेंट कैसे प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकते, क्योंकि एक लेंदी प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है, थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। अब यूनिक चीज यहां पे आप देखोगे, जो राइट टू एजुकेशन था वो पहले फंडामेंटल राइट नहीं था, वो बाद में फंडामेंटल राइट बना। अब यहां पे ये पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंदर राइट टू एजुकेशन राइट को फंडामेंटल राइट बनाया गया है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21 कैपिटल ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 41, ऑप्शन डी आर्टिकल 45। 5 सेकंड्स बहुत इजी है, बहुत बार लोगों ने सुना भी है, आराम से आप फाइंड कर सकते हो आंसर। 5 सेकंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आर्टिकल 21 कैपिटल ए। आर्टिकल देखो, आपको मैं एक तरीका बताता हूं जिससे आप समझ पाओ कि कौन सी चीज अमेंडमेंट से ऐड की गई है। जब भी बात होगी कैपिटल लेटर्स की, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी कैपिटल लेटर्स आ रहा है, यानी कि वो सेक्शन मींस वो आर्टिकल या फिर वो पार्ट बाद में ऐड किया गया है। अगर मैं बात करूं राइट टू फंडामेंटल राइट की, इसे 86th अमेंडमेंट एक्ट, आई शुड राइट 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2002 के अंदर फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। Which of the following cases established the doctrine of basic structure? आपने एक डॉक्ट्रिन का नाम सुना होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर अपने लॉ के अंदर। वो किस केस के अंदर स्टैब्लिश की गई थी? बहुत इजी है, बहुत इजी है लॉ स्टूडेंट्स के लिए। हम बहुत बार सुन के इसे पढ़ के अपने लॉ के एग्जाम्स हमने दिए हैं। ऑप्शन ए गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑप्शन बी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। बहुत इजी है, 5 सेकंड्स की भी आपको जरूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वेल बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, अगर आपको पता हो कि उस टाइम पे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब तक की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 13 मेंबर्स यानी 13 जजेस के साथ उस समय बैठी थी, जिन्होंने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंड किया था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 15, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन, किस दिन भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15th of August 1947, ऑप्शन सी 26th of November 1949, एंड ऑप्शन डी 2nd of October 1950। सेंसलेस है, ठीक है चलो। यू हैव 4 ऑप्शंस, 5 सेकंड्स है, थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए अगर जिन्होंने डेट याद ना रखी हो, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 5 सेकंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी 26th of November 1949। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हो गया था 1949, 26th of November 1949 को, बट इसे एनफोर्स कराया गया था 26th of January 1950 को। एनफोर्स की डेट है वो जब हमारा इंडिया क्या बना था, रिपब्लिक बना था। रिपब्लिक डे परेड होती है 26 जनवरी को, हर 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक बना था। 26 नवंबर 1949 को हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था। तो गाइज अभी तक हमने देखे टोटल 15 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड। ऐसा नहीं है हम जैसे 15 क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। टोटल हम कोशिश करेंगे 50 to 100 क्वेश्चंस हर पार्ट से, जो भी आपके AIB एग्जाम के अंदर आने वाले सिलेबस के अंदर पार्ट है, हर पार्ट से हम 50 to 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका AIB आप 1 शॉट के अंदर क्लियर कर पाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना बिल्कुल भी मत भूलें कि आपका 15 में से कितना स्कोर आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।